गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं स्थानीय स्वशासन ग्रामीण एवं शहरी या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एंड अर्बन। यह क्या है ना। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ग्रामीण एवं शहरी कह रहा है तो दोनों चीज़ आता है, ग्रामीण सामग्री भी आती है और शहरी भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका भूमिका या इंट्रोडक्शन। लोकतंत्र को सफल रूप से चलाने के लिए सरकार के कामकाज में आम आदमी की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का होना और उनका सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से काम करना जरूरी माना गया है। इसलिए फ्रांसीसी विद्वान डी टाकविले ने लिखा है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाएं राष्ट्रों की शक्ति का आधार होती है। एक राष्ट्र स्वतंत्र सरकार स्थापित कर सकता है, लेकिन स्थानीय संस्थाओं के बिना वह स्वतंत्रता की भावना नहीं रख सकता। इसी सच्चाई को ध्यान में रखकर भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाइयां गठित की गई है और लोकतंत्र को गांव और नगर स्तर पर व्यवहारिक रूप देने के लिए गांव में पंचायतें और नगरों में नगर पालिकाएँ या नगर निगम स्थापित किए गए हैं। तो क्या है, गांव में पंचायतें और नगरों में नगर पालिकाएँ या नगर निगम स्थापित किए गए हैं। तो इन्हीं के थ्रू काम किया जाता है, गांव में पंचायतों के थ्रू और नगरों में नगर पालिका या नगर निगम के तहत। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्थानीय शासन का अर्थ। स्थानीय शासन का क्या अर्थ है। स्थानीय शासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्थानीय विकास तथा उनसे संबंधित आवश्यकताओं का प्रबंध करने का अधिकार उसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक संस्था द्वारा किया जाता है। सिज्विक ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, ये राइटर हैं सिज्विक, इन्होंने क्या परिभाषा दिया है स्थानीय शासन का अर्थ के लिए देते हुए कहा है कि कुछ निश्चित शक्तिशाली साधन संस्थाएं किसी निश्चित क्षेत्र की शासन के लिए नियमों का निर्माण करे, उसे स्थानीय शासन कहा जाता है। क्या कह रहा है, नियमों का निर्माण करे, शासन के लिए नियमों का निर्माण करे, उसे स्थानीय शासन कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती है। तो पहले हम लोग देखते हैं भारतीय लोकतंत्र में शासन के स्तर, क्या क्या काम करने का स्तर है या कौन किसके तहत गुजर करके ये काम होता है। तो सबसे पहले आता है संघीय शासन, उसके बाद आता है राज्य शासन, तब आता है स्थानीय शासन। कहने का मतलब वो संघीय शासन केंद्र के अंतर्गत आ जाता है और ये राज्य शासन अपना राज्य के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद स्थानीय शासन राज्य से स्थानीय शासन के अंतर्गत आ जाता है। तब स्थानीय शासन के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र आते हैं। तो इस तरह से काम करने का तरीका है, सबसे पहले केंद्र, तब राज्य, तब स्थानीय, तब ग्रामीण और नगरीय, इसमें बढ़ जाते हैं। तो चलो आगे देखते हैं बच्चों, स्थानीय स्वशासन का महत्व एवं आवश्यकता। इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यह क्या है। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना अनिवार्य है। इससे नागरिकों को स्वशासन की शिक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त परिवार कल्याण, शिक्षा, बिजली, पानी, पार्कों, उद्यानों आदि का प्रबंध उन लोगों द्वारा अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है जिनका उनसे हर पल का संबंध है। इसके साथ ही स्थानीय स्वशासन राज्य और केंद्रीय सरकार के काम का बोझ कम करने में सहायक है। इसलिए डी टाकविले ने लिखा है कि एक राष्ट्र भले ही स्वतंत्र सरकार प्रस्थापित कर ले, परंतु स्थानीय संस्थाओं के बिना उसमें स्वतंत्रता की भावना का संचार नहीं हो सकता। इसी तरह लॉर्ड ब्राइश ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए सर्वोच्चतम विद्यालय और उसकी सफलता की सर्वोच्चतम गारंटी स्थानीय स्वशासन को व्यवहार में लाना है। अनुभव
ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में प्राप्त अनुभव सफल प्रशासक बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने प्रशासनिक अनुभव का पहला पाठ स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से ही सीखा था। लास्की का यह कहना बिल्कुल सही है कि स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। स्थानीय स्वशासन का महत्व एवं आवश्यकता निम्न कारणों से है। तो क्या क्या कारणों से है? स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब हमारे पास, हमारे नज़दीक, जिसको हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। एक नंबर में आता है परिवार कल्याण, शिक्षा, बिजली, पानी, उद्यानों तथा सार्वजनिक कार्य और अन्य सुविधाओं का प्रबंध उन लोगों द्वारा अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है जिनका उनसे हर पल का संबंध है। कहने का मतलब यह काम ग्रामीण और नगरीय दोनों मिल करके करते हैं, तो इसलिए ये काम बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। दूसरा नंबर है स्थानीय स्वशासन में लोगों को स्वयं अपने कार्यों के प्रबंध का अवसर मिलता है। तीसरा नंबर है विकेंद्रीकरण के कारण सरकार का कार्यभार कुछ कम हो जाता है तथा स्थानीय स्तर पर उत्तरदायित्व की भावना आती है। चौथा नंबर है स्थानीय स्तर पर लोगों के आपसी संबंध ठीक हो जाता है। पांचवा नंबर है स्थानीय जनता को कार्यों तथा नवीन योजनाओं आदि के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब है स्थानीय जनता को जो नई योजनाएं ब्लॉक स्तर में या नगर निगम में जो आता है उसको वो अच्छी तरह से जान जाते हैं। तो यही था बच्चों स्थायी स्वशासन का महत्व एवं आवश्यकता। आसानी से सभी को पता चल जाता है कि अभी कौन से काम होने वाले हैं और क्या लाभ हम लोगों को मिलने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व स्थानीय स्वशासन, प्री इंडिपेंडेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत शासन अधिनियम 1999 और स्थानीय स्वशासन। तो इसके अंतर्गत आता है भारत शासन अधिनियम 1999 और स्थानीय स्वशासन। यह क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? सन 1999 के भारत शासन अधिनियम ने ब्रिटिश प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था के तहत स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय बनाकर उसे एक उत्तरदायी मंत्री के अधीन रखा था। इस कानून ने स्थानीय संस्थाओं की कर लगाने की शक्ति को बढ़ोतरी की, मताधिकार का विस्तार किया, मनोनीत सदस्यों की संख्या में कमी की और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को आगे बढ़ाया। परिणाम यह हुआ कि स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों के हाथों से निकलकर नगर पालिकाओं के चुने हुए सभापतियों के हाथ में आ गई। भारत शासन अधिनियम 1999 के द्वारा की गई यह व्यवस्था 1921 से 1937 तक लागू रही। इस दौरान स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों के बारे में साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रत्येक प्रांत में कुछ स्थानीय स्वशासन संस्थाओं ने अपना काम बड़ी सफलता से किया, कुछ की असफलता साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन अधिकांश इकाइयों का काम इन दोनों के बीच में रहा है। आगे है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 और स्थानीय स्वशासन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यह क्या है? ये दोनों क्या चीज़ है? ये बहुत दोनों इम्पोर्टेंट्स हैं। आगे देखते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम ने ब्रिटिश प्रांतों में से दोहरे शासन की व्यवस्था को खत्म करके पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता की योजना को लागू किया। 1 अप्रैल 1937 को प्रांतों में लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए और उससे भारत के नगरीय क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को बल मिला, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस प्रगति होने से पहले ही 1939 में लोकप्रिय
मंत्रिमंडलों ने दूसरे विश्व युद्ध के मुद्दे को लेकर त्यागपत्र दे दिए। 1946 तक यही स्थिति चलती रही। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, लोकप्रिय मंत्रिमंडल गठित हुए। इससे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के विकास की संभावनाएं बढ़ गई। 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन के साथ भारत के स्वतंत्र हो जाने से देश में नया उत्साह उत्पन्न हुआ। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव हुए, स्वतंत्र भारत का नया संविधान बना और 26 जनवरी 1950 से वह लागू हो गया। तो बच्चों, यह था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये दोनों इम्पोर्टेंट्स हैं, इसमें एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही बतला करके क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।